Hello class 12th. In this video we are going to discuss about the cancer. So फर्स्ट कैंसर इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है फॉर द ह्यूमन बीइंग। ऑल्सो एक ऐसी डिजीज़ है जिससे एक मेजर कॉज ऑफ डेथ ग्लोबल वाइज अगर हम कंप्लीट वर्ड को एक साथ देखें तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिससे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं और उनसे उनकी डेथ कॉज होती है। मोर देन द मिलियन इंडियंस, सी कितने नंबर्स बताया जा रहा है, मिलियन इंडियंस से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कैंसर होता है और कैंसर होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि इस कैंसर की वजह से एनुअली यानी हर साल मर जाते हैं। द मैकेनिज्म है ये अंडरलाइन करने की किस तरीके से ये कैंसर बिल्डअप होता है, मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये हम समझ पाएँ कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। ऑल्सो जो यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स किस तरीके से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका कंट्रोल क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा अभी इंटेंस एरिया है बायोलॉजी के और बायोलॉजी एंड मेडिसिन के, जिनमें अभी हमें रिसर्च करनी है और बहुत रिसर्च की चीज़ें अभी इसमें बची हैं। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ होती है, जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ होगी और सेल ग्रोथ होने की वजह से ही हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, राइट। लेकिन जब सेल ग्रोथ होती है उससे क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होता है जो कि कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेटर। मतलब जब सेल में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए तो वो एक कंट्रोल्ड मैनर में रेगुलेट होना चाहिए। लेकिन इन कैंसर सेल जो ये ब्रेक डाउन है, कैंसर सेल में क्या होता है, ब्रेक डाउन जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिस तरीके से रेगुलेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है सेल्स का, वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। दैट मीन्स वो रेगुलेट फॉर्म में या कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं होती। एंड नाउ अब ये सेल्स क्या करती हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उनकी, वो उनको ब्रेक करके आगे बहुत स्पीड से ब्रेक कर दी जाती है। अब नाउ जो अब नॉर्मल सेल्स हैं उनकी, उनमें एक प्रॉपर्टी हो जाती है जैसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो अपने कांटेक्ट में आने वाली अदर सेल को, जो भी पर्टिकुलर सेल है जिसमें ये प्रॉब्लम हुई है कि वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रही है, वो हाईली जो कंट्रोल्ड होना चाहिए था वो कंट्रोल अब उसके ऊपर नहीं है, तो पहले तो वो बहुत बढ़ना स्टार्ट करती है, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करती है और साथ साथ उसके आसपास के अदर सेल्स होती हैं, उन अदर सेल्स में भी अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। एंड कैंसर, इन सब केस हम ऐसा देखेंगे कि कैंसर में क्या हो रहा है कि जो उसके आसपास की सेल्स हैं वो उनको डैमेज करने की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो कम है। तो उस केस में क्या होता है कि जो कैंसरस सेल होती है वो जस्ट जिस सेल में हुई है उसी सेल को कंटिन्यूएशन में डिवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से जो वो सेल है उसका मास राइज अप हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर जिस तरीके से अभी कैंसर में आपको बताया गया कि सेल क्या होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती है। बट कभी कभी क्या होती है, कैंसरस सेल अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं कर रही, बट येस जिस सेल में ये हुई है, जिस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर ये हुई है जिस पार्ट में, उनको उसी कंटिन्यूएशन में उसको डिवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से वो जो सेल है उसका मास इंक्रीज हो जाता है और ये किस तरीके से क्या फॉर्म होती है, ट्यूमर फॉर्म होता है। ट्यूमर भी दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट यहाँ पे बताया गया दैट इज फर्स्ट बेनिग्न ट्यूमर, दूसरा मेलिगेंट ट्यूमर। सो मेलिगेंट ट्यूमर्स क्या होता है, जिसमें जो सेल है उस वो सिर्फ एक ही ओरिजिनल लोकेशन जहाँ पर वो ओरिजिनेट हुई है, सिर्फ उसी ओरिजिनेट लोकेशन में वो मल्टीपल ग्रोथ करती है। अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनमें वो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होती और थोड़ा बहुत ही डैमेज कॉज करती है। लेकिन जो मैलिगेंट ट्यूमर होता है वो उसके कंपैरिजन में उसका मास बहुत कंटिन्यूएशन के साथ फॉलिएट करता है, बहुत कंटिन्यूएशन के साथ बढ़ता रहता है, इसीलिए हम इसे नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। जिसमें होता क्या है कि जो सेल्स है बहुत रैपिड ग्रोथ करती है, बहुत ज़्यादा रैपिड और इंटेंस ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग के टिश्यू को वो कम्प्लीटली डैमेज कर देती है और जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स हैं उनमें जो एक्टिव डिवीज़न हो रहा होता है नॉर्मल सेल्स में, जो एक नॉर्मल सेल्स में एक्टिव डिवीजन होता है उनके कंपैरिजन बहुत वाइटल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा वाइटल तरीके से ये क्या करती है, ग्रोथ
जैसे कि नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स अपना एक्टिवेशन कैसे करती है, नॉर्मल सेल अपना एक्टिवेशन करती है बाय द वाइटल न्यूट्रिशन। वाइटल न्यूट्रिशन जो है उनको वो लेकर देन वो धीरे धीरे क्या करते हैं, रैपिड ग्रोथ करते रहते हैं। तो वैसे ही जो ये सेल होती हैं जो कि पर्टिकुलर रैपिडली ग्रोथ कर रही हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं, और जिस तरीके से नॉर्मल सेल्स डिवाइड होती है उसी तरीके से ये अपना वर्क कंप्लीट करते हैं वाइटल न्यूट्रिशंस के थ्रू, और लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा स्पीड में ये वर्क कंप्लीट ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं, जैसे कुछ ऐसे आपने ट्यूमर्स देखे होंगे जिसमें वो ब्लड के थ्रू, बिकॉज इन हमारा बॉडी होती है, वो ब्लड है, उसमें अपने ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, ओवरऑल बॉडी में वो पहुंच जाते हैं, फिर पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन जहाँ भी उन्हें जाना है वो ब्लड के थ्रू वहाँ पहुँच जाते हैं, एंड वेन एवर दे लॉक्ड, और जहाँ पे भी वो लॉक्ड जाते हैं इन बॉडी, वहाँ पर वो कैलकुलस सिचुएशन या कैंसर स्टार्ट करते हैं, और इससे एक न्यू ट्यूमर वहाँ पर बन जाता है। तो बिकॉज अब हमारी बॉडी में जो कनेक्टेड टिश्यू है दैट इज़ ब्लड, और उसकी वजह से ये जो है वो अदर जगह पे लोकेट हो जाते हैं, एंड दे आल्सो कॉज अ ट्यूमर न अनदर साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसे मेटास्टेसिस बोला जाता है, एंड ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, मोस्ट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उन्हीं की वजह से ये प्रॉपर्टीज कॉज होती है। कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर किन के रीज़न बताने के। सो यहाँ बताया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नॉर्मल सेल, बिकॉज हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ हो रही है वो तो नॉर्मली होती ही रहती है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है नॉर्मल सेल का इनटू द कैलकरस नियोप्लास्टिक सेल्स, ये कैलकरस नियोप्लास्टिक सेल्स में, कैनकरस नियोप्लास्टिक सेल्स में कैसे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये डिवाइड होते हैं बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जिनकी वजह से ये एजेंट्स हैं जिन्हें कार्सिनोजेंस बोला जाता है। और ये कैलकुलस नियोप्लास्टिक सेल्स को, और नियोप्लास्टिक डिवीजन या नियोप्लास्टिक सेल्स बनाते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल सेल है वो रैपिड ग्रोथ करने लगती है और एक कैंसर वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इसके रीजंस क्या होते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन रेडिएशन, कुछ ऐसे रेडिएशन जैसे एक्सरेज, गामा रेज, कुछ नॉन आयोडीन आयोनाइजेशन रेडिएशन जैसे यूवी रेज, ये सारी रेडिएशन भी क्या होती है, डैमेज करती है किसको, डीएनए को डैमेज करती हैं, एंड प्रोसीड करती हैं, लीड करती हैं टुवर्ड्स द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर रेज हैं, गामा रेज, एक्स रेज, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर अवर बॉडी, बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, यूवी रेज ऑल्सो। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डीएनए उसमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऑल्सो सम केमिकल कार्सिनोजेंस आर, जैसे लाइक टोबैको, स्मोक, टोबैको जो स्मोकिंग जो पसंद करते हैं उनमें जो स्मोक कर रहे होते हैं उसमें टोबैको होता है, और टोबैको एक मेजर कॉज है किसका, लंग कैंसर का। पहले से ही जो लोग टोबैको का या इन चीज़ों का सेवन करते हैं उनको पहले से इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि इसकी वजह से लंग्स कैंसर भी हो सकता है, बट वो फिर भी उसे यूज़ करते हैं। ऑल्सो इस तरीके का जो कैंसर है, जो इस तरीके के वायरस या टोबैको वायरस से हो रहा होता है, उसे ऑन्कोजेनिक वायरस हुआ जाता है, और इन्हें हम, और ये जो जीन्स हैं जिनकी वजह से ये हमारी बॉडी में आ रहे हैं उन्हें हम वायरल कॉन्कोजेंस बोलते हैं। बिकॉज टोबैको क्या है, एक वायरस है, और टोबैको वायरस से के थ्रू हमारी बॉडी में पूरा लंग्स को वो डैमेज कर देता है, जिससे लंग कैंसर हो जाता है। तो इस तरीके का जो डिजीज़ है, इस तरीके का जो वायरस कॉज कैंसर है, उसे ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, और ये जिन वायरस के थ्रू होता है उन्हें वायरल कॉन्कोजेंस बोला जाता है। इसके अलावा कुछ अदर जैसे जीन के स्ट्रक्चर पे यहाँ पर रीजन मौजूद है, जैसे कि कुछ सेलुलर ऑन्कोजेंस होते हैं, ऑल्सो प्रोटो ऑन्कोजेंस, जो कि जो नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी में उसको इन सम कंडीशन, कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है जिसमें वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उस सर्टन कंडीशंस में हमारी बॉडी में कुछ सर्टन कंडीशन कभी कभी ऐसे बन जाती है क्योंकि ऐसा थोड़ी ना, ऐसा तो होता नहीं है कि अगर जो टोबैको का सेवन करता है सिर्फ उसी को कैंसर होता है। कभी कभी आपने ऐसे भी देखा होगा जो टोबैको का सेवन नहीं कर रहे या फिर किसी यूवी अदर रेस से वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे, फिर भी उनकी बॉडी में कैंसर कॉज हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि कुछ सर्टन कंडीशन में जो हमारी जो सेल होती है, जिनको सेलुलर ऑन्कोजेंस बोल रहे हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस बोल रहे हैं, जिनमें जो कि पहले तो एक नॉर्मल ग्रोथ करती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस उसमें जो रैपिड ग्रोथ है या फिर मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। नाउ द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर।
सो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्सन को कैंसर हुआ है तो वो जितनी जल्दी पता लग सकता है वो उसके ट्रीटमेंट में उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज जितना लेट पता चलेगा वो उतना सही से तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो जो बहुत जल्दी डिटेक्शन हो जाए कैंसर का, ये बहुत इट्स अलाउ द ट्रीटमेंट सक्सेसफुली, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट क्या होता है सक्सेसफुली हो सकता है। इसका डिटेक्शन करने के लिए कुछ टेक्निक्स यहाँ बताई गई, जैसे बायोप्सी और हाइपो पैथोलॉजिकल स्टडीज़, हाइड्रोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ है जिनकी वजह से हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो ये जो बायोप्सी है या फिर हाइपोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ है वो टिश्यू, बोन और बोन मैरो जो होता है उसके टेस्ट किए जाते हैं, जिससे जो इंक्रीज सेल काउंट है, मतलब कितनी ज़्यादा सेल काउंट हो रही है, कितना बढ़ी हुई सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो नॉर्मल सेल्स है उनके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा इंक्रीज सेल है, इनको पता किया जाता है इन केस ऑफ ल्यूकोमेनिया। सो पहले तो यहाँ बताया गया बायोप्सी में क्या करते हैं, एक पीस लेते हैं किसी भी सस्पेक्टेड टिश्यू का जहाँ पे ऐसा लगता है कि कैंसरस सिचुएशन है, कैंसरस सिचुएशन वहाँ पर है, तो पहले उस सस्पेक्टेड टिश्यू को लेते हैं, उनका एक पीस कट किया जाता है और उसकी बहुत थिन सेक्शन बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन बनाए जाते हैं, फिर उनको स्टेन करते हैं और स्टेन करने के बाद उन्हें माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। आफ्टर द एग्जामिनिंग द माइक्रोस्कोप, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ है उनमें पैथोलॉजिस्ट उसे समझते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके से कॉज हो रही है। ऑल्सो कुछ ऐसी टेक्निक हो जैसे रेडियोग्राफी होती है, जैसे जिसमें हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेशन होता है, इसका भी यूज़ करके जो डिटेक्टिंग ऑर्गन है यानी इंटरनल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, वहाँ पर कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है कि किस पर्टिकुलर जगह पर कैंसर क्या हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है। ऑल्सो कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज़ एक्सरे, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है वो एक्सरे को यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से एक 3 डायमेंशन पिक्चर दिखाई देती है, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके थ्रू समझने की कोशिश की जाती है कि कौन सी सेल में प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्सो एमआरआई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एमआरआई में क्या किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है। ऑल्सो नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन किया जाता है, जिससे एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जा सके कि कौन सा ऐसा टिश्यू है, जैसे लिविंग टिश्यू है जिसमें पैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है या फिजिकोलॉजिकल चेंज हो रहा है। पैथोलॉजिकल चेंज मतलब किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग उसमें कोई चेंज हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंज जो जैसे वो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था वैसे नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंज आपको बढ़ता या घटता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एक एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो इसे डिटेक्ट करने के लिए रेडियोग्राफी का यूज़ करते हैं, सिटी यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी का भी यूज़ करते हैं और साथ साथ एमआरआई को यूज़ किया जाता है, जिससे जो कॉज है उसे किया जा सके। ऑल्सो कुछ एंटीजेंस, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ स्पेशली जो किसके लिए होती है, जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग कैंसर। हमारी बॉडी में उसे भेजा जाता है, जिससे पता करते हैं उसके जो एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनको देखने के बाद पता किया जाता है कि एंटीजन किस अगेंस्ट, एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फिर एंटीबॉडीज़ हैं, जो एंटीबॉडीज़ हम उन्हें बाहर से दे रहे हैं वो पर्टिकुलर किस एंटीजन के लिए वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी डिटेक्ट करके हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड ऑफ डिटेक्शन। सो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, जो कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली टेक्निक्स हैं उन्हें जीन्स डिटेक्ट जीन्स की, जिसमें ऐसे कोई कैंसर जो जीन्स के थ्रू या सेलुलर स्ट्रक्चर पे हो रहे होते हैं उनको चेक करने के लिए मॉलिकुलर बेसिस या मॉलिकुलर जो बेसिस हैं उन पे अप्लाई किया जाता है, मॉलिकुलर जो एजेंट्स हैं उन पे अप्लाई करके उन्हें देखा जाता है। ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन, इन सारी सेल्स का आइडेंटिफिकेशन होना, ऑल्सो जो उनकी किस वजह से उस एक इंडिविजुअल जो सेल है उसमें किस वजह से सर्टन ग्रोथ हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कैंसर को रोकने के लिए। बिकॉज कैंसर का अगर इस तरीके से हम रोकेंगे नहीं तो रैपिड ग्रोथ करता रहेगा। ऑल्सो जो सस्पेक्टेबल है यानी कि वो कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें जो इनका एक्सप्लोजन है यानी एक्सप्लोज हो रहा है पर्टिकुलर कैंसरस डिजीज़ में, वो फिर क्या कहता है रोका जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया तो इन किस सिचुएशन में जैसे कि जीन्स है जो सेलुलर या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके बहुत ईजिली इन्हें रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑल्सो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे हम अवॉइड कर दें उन्हें और उनकी वजह से भी
कैंसरस सिचुएशन कम, जैसे कि टोबैको स्मोक है, ये टोबैको जो होता है वो लंग्स के लिए हार्मफुल होता है, तो अगर हम इसे अवॉइड करते हैं दैट्स ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ और उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो ट्रीटमेंट है, कॉमन अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। जो कॉमन ट्रीटमेंट है उसमें सर्जरी की जाती है या रेडिएशन थेरेपी की जाती है या फिर इम्यून थेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स जो कि इरेगुलेट बढ़ती जा रही हैं उनको उनको टेकिंग प्रॉपर केयर, उन केयर की प्रॉपर केयर की जाती है और उनको एक नॉर्मल टिश्यू से सराउंड किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर कोई ट्यूमर है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उस ट्यूमर सेल्स में, तो उसको पहले क्या करते हैं, उन्हें हम पहचानते हैं, उनके बाद एक प्रॉपर जो नॉर्मल टिश्यू होता है वो उसके सराउंडिंग्स में लेकर जाते हैं, उसी ट्यूबर मास के सराउंडिंग में उन्हें दिया जाता है। ऑल्सो कुछ कीमोथेरेपिस्ट ड्रग्स दी जाती है, यूज़ की जाती है, जिससे कि जो कैल्कुलस सिचुएशन वहाँ पर हुई है उसको ख़त्म किया जा सके। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स है, जो हम उसे ड्रग्स दे रहे हैं या फिर जो हम उन्हें ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ दे रहे होते हैं वो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी कॉज करते हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो सेल है वो बहुत पावरफुल होती है और उसमें अगर डिवीज़न हो रहा है तो उससे हमें उसे हाई डोज का एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती हैं और इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं इनसाइड अवर मतलब इन अवर बॉडी में कुछ पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो गया, फिर एनीमिया हो गया। कुछ ऐसे बहुत सारे मोस्ट कैंसर डिजीज़ेस हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी कॉम्बिनेशन से ठीक किए जाते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन? सर्जरी भी की जाती है, रेडियोथेरेपी भी की जाती है और कीमोथेरेपी भी वहाँ पे की जाती है, जिससे क्या हो सकता है कि ट्यूमर जो कि दिखाई दिया है उसको, ठीक है, और ये तीनों ही मतलब सर्जरी के थ्रू, मतलब जैसे कि वीडियो ने बताया कि एक न्यू सेल्स को वहाँ पे ग्रोथ करते हैं, रेडियोथेरेपीज़ दी जाती है उन्हें, कीमोथेरेपीज़ की जाती है उनमें प्रॉपर, जिसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं हमारी बॉडी में जब वो बढ़ रही होती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता और ना ही इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर पाता है, ख़त्म भी नहीं कर पाता इनको, कि बिकॉज इम्यून सिस्टम इसे बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो इस केस में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसमें आए, उसके लिए अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो है वो भेजे जाते हैं बॉडी के अंदर, जिससे बॉडी क्या हो, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इस कैंसरस सेल के लिए, ट्यूमर सेल के लिए एक्टिवेट हो जाए और वो खुद से हेल्प करे इस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिकॉज इम्यून बॉडी हमारे अंदर है और वो हेल्प करती है हमें हमारे फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए, फॉरेन एजेंट से लड़ने के लिए। तो वो एक्टिवेट नहीं होती लेकिन उन्हें एक्टिवेट किया जाता है एंड देन वो हेल्प करती है फॉर द डिस्ट्रॉइंग दिस ट्यूमर।